हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1। हमने शुरू की हुई है अपनी 8th यूनिट यानी कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे साइकिल के बारे में। साइकिल के बाद हमने बात की थी एयर स्टैंडर्ड साइकिल और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के बारे में, और हम बात कर रहे थे रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। जो हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट लेक्चर में वो क्या था, हीट इंजन की। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन के बारे में आपको बताया था कि दो तरह के हमारे पास इंजन होंगे इस चैप्टर में। एक है रिवर्स इंजन, दूसरा हमारा कौन सा था, हीट इंजन। हीट इंजन के बारे में हमने बात की थी कि हीट इंजन क्या है कि जो मैक्सिमम वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि जो हमारे पास हीट होती है, हीट ट्रांसफर जो हमें मिलती है उसकी सहायता से मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करना, वो हमारा काम किसका होता है, वो होता है हीट इंजन का। हीट इंजन का काम क्या है, मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करना। उसके अंदर क्या होते हैं, हॉट जो रिजर्वायर होता है वहां से वो हीट को ऑब्जर्व करता है और कोल्ड रिजर्वायर के अंदर उसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब हम बात करते हैं रिवर्स इंजन के अंदर। ये एक तरह से रेफ्रिजरेटर के रूप में काम करता है। एक तरह से क्या है, ये एक रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है। इसके अंदर ये क्या करता है, जो एग्जैक्ट करता है, ये क्या करता है, एग्जैक्ट करता है हीट को। कहां से, कोल्ड रिजर्वायर से। जो हमारा कोल्ड रिजर्वायर होगा वहां से क्या करेगा, हीट को क्या कर लेगा, एग्जैक्ट कर लेगा, यानी कि बाहर निकाल लेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा। कहां पे डिलीवर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा हमारे हॉट रिजर्वायर के अंदर, यानी कि अपोजिट हो जाएगा हमारे हीट इंजन की तरह। हीट इंजन के अंदर तो क्या था, एक हॉट जो रिजर्वायर था, हॉट रिजर्वायर था, वहां से तो वो क्या करता था, हीट को ऑब्जर्व करता था, हीट ऑब्जॉर्ब होती थी, ऑब्जर्व करता था, और कोल्ड रिजर्वायर के अंदर वो क्या कर देता था, उसको ट्रांसफर करता है। कोल्ड रिजर्वायर के अंदर वो क्या करता था, ट्रांसफर कर देता था। लेकिन जब हम बात करेंगे रिवर्स हमारे इंजन के अंदर, इसके अंदर क्या होगी, एक्सेक्ट होगी हमारी कोल्ड रिजर्वायर से। जो हीट को एक्सेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। यहां पे कोल्ड रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर से तो वो क्या करेगा, हीट को अब्सॉर्ब करेगा, हीट को अब्सॉर्ब करेगा कोल्ड रिजर्वायर से। लेकिन हॉट रिजर्वायर के अंदर वो क्या कर देगा, जो हीट उसने निकाली है कहां से, कोल्ड रिजर्वायर से, उसको हॉट के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। यानी कि एक तरह से रेफ्रिजरेटर का काम करता है। ये तो हमारा हो जाएगा, ये हम बात कर लेंगे हीट इंजन के लिए, ये हमारी हो जाएगी रिवर्स इंजन के लिए हीट इंजन, और ये हमारा किसके लिए होगा, रिवर्स इंजन के लिए। ठीक है, तो पता लगा कोल्ड इंजन और रिवर्स इंजन के बीच में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो क्या होगा। तो अब हम डेफिनेशन में इसमें बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि रिवर्स इंजन क्या होता है। इट इज एक्टिंग एज ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट हीट, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर। जो कोल्ड रिजर्वायर है वहां से वो क्या करेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर एंड ट्रांसफर टू हॉट रिजर्वायर। और हॉट रिजर्वायर के अंदर वो क्या कर देगा, उस हीट को, जो हीट उसने कोल्ड रिजर्वायर से निकाली है, एग्जैक्ट की है, उसको वो क्या कर देगा, हमारे हॉट रिजर्वायर के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पावर, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क, या फिर लिख सकते हो एक्सटर्नल पावर। एक्सटर्नल पावर के साथ या फिर एक्सटर्नल वर्क के साथ वो क्या कर देगा, जो कोल्ड रिजर्वायर से हीट उसने एक्सट्रैक्ट की है, उस हीट को हमारे हॉट रिजर्वायर के अंदर क्या कर देगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। हॉट रिजर्वायर के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। एक हम टर्म यूज करते हैं COP, एक हमारी टर्म होती है हम जो यूज करते हैं वो होती है COP। COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर फाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन। जो भी हमारा हीट इंजन है
हीट इंजन की परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं टू फाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन की परफॉर्मेंस जो होती है, हीट इंजन बात कर सकते हो या फिर रेफ्रिजरेटर, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है या फिर हीट इंजन है, उसकी परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। किसका यूज करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। ठीक है, तो इसमें हमने बात की दो इंजन, हीट इंजन और रिवर्स्ड इंजन के बारे में। हीट इंजन के बारे में आपको पता लगा कि हीट इंजन क्या है। हीट इंजन का काम क्या है? मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करना बाय गिवन पॉजिटिव हीट ट्रांसफर। जो हमें पॉजिटिव हीट ट्रांसफर मिल रही है उससे मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करना, वो काम है हीट इंजन का। बात करते हैं अगर रिवर्स्ड इंजन की, तो ये क्या काम करता है? ये हीट को एग्जैक्ट करता है कहां से? कोल्ड रेजरवायर से, लेकिन उसके अंदर होता था हॉट रेजरवायर से। यहां से ऑब्जर्व कहां से करेगा? कोल्ड रेजरवायर से हीट को एक्सेप्ट करेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा, डिलीवर कर देगा हमारे हॉट रेजरवायर के अंदर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पावर या फिर एक्सटर्नल वर्क। इसके अंदर एक टर्म हम यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि सीओपी। सीओपी का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि हम यूज किस लिए करते हैं? यूज हम करते हैं फाइंड आउट करने के लिए हमारी परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस? जो हमारा हीट इंजन है, हीट इंजन की परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। हम किसका यूज करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किस लिए यूज करते हैं? जो भी हमारी हीट है, हीट को, जो भी हमारा हीट इंजन है, हीट इंजन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ये तो हमने बात की हमारे साइकिल्स इंजन के बारे में, रिवर्स्ड इंजन और हमारे हीट इंजन के बारे में। अब हम बात करते हैं, हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कार्नोट साइकिल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल क्या होता है? टॉपिक हमारा क्या रहेगा? कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे इस साइड डायग्राम हमारा कौन सा? हुई पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। जो हमारा डायग्राम कौन सा रहेगा? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा यहां पे रहेगा P1, ये हमारा आ जाएगा नीचे तक। यहां पे क्या आ जाएगा? P1, ये हमारा क्या कहलाएगा? V1, यानी कि प्रेशर यहां पे P1 है, यहां पे क्या रहेगा हमारा? V1। इसी तरह ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा। मान लीजिए यहां से बात कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? P2। यहां पे इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा V2, V1 और V2। इसी तरह आगे हम एक्सटेंड कर लेते हैं। मान लीजिए यहां तक आ गया हमारा। हम इसको साइकिल को चलाएंगे। साइकिल किस तरह से लेके चलेंगे? मान लीजिए इस तरह से ये हमारा साइकिल हम बना लेते हैं। हम क्या करते हैं? इसको एक तरह से साइकिल बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा रहेगा, इस तरह से ये क्या रहेगा? हमारा एक साइकिल रहेगा। यहां से इसको कर देते हैं थोड़ा, ये हमारा यहां से बन जाएगा साइकिल। इसी तरह साइकिल हमारा हो जाएगा यहां से रिवर्सिबल साइकिल। ये हमारा कौन सा बन रहा है? रिवर्सिबल साइकिल। यहां से क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। यहां से जब हम बात करेंगे तो यहां से ये किस तरफ आ जाएगा? इसकी तरफ, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। यहां से भी इस तरफ से, यहां से भी थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कर देते हैं कि ये आ रहा है यहां से, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से क्या है? ये हमारा साइकिल बन जाएगा। ये साइकिल हमारा कौन सा कहलाएगा? कार्नोट साइकिल। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बनेगा। वो पॉइंट हमारा कहलाएगा, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट बन रहा है यहां से। ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा? फोर्थ पॉइंट। ये हमारा कौन सा पॉइंट कहलाएगा? फोर्थ पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट। तो देखो अब हम किसके अंदर करते हैं बात? सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया।
थर्ड पॉइंट से भी ये क्या आ जाएगी, इस तरह से ये लाइन आ जाएगी नीचे, यानी कि ये हमारा बन जाएगा V3। इसी तरह एक लाइन हमारी आ जाएगी यहां पे, ये हमारा हो जाएगा P4 हो जाएगा, P4 ये नीचे आ जाएगा, ये हमारा V4। ये वाली लाइन थी, इसके बिल्कुल इस तरह से ले जाते हैं तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा P3। पूरा P था, नीचे भी ये हमारा क्या है, V है, ये हमारा क्या कहलाएगा, V कहलाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा P1 P2 P3 P4। इसी तरह इस तरफ आ जाएगा V1 V4 V2 और V4। ये हमारी कौन सी है, ये साइकिल को हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। हम बात कर लेते हैं, ये हमारा कहलाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये हमारा क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेम नीचे की तरफ आ जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये हमारा कहलाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसी तरह ये वाला लाइन हमारी कहलाएगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। और ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये हमारा कहलाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हमारा कौन सा होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हमारा कहलाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस हिस्से को हम क्या बोल देंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हमारी जो प्रोसेस है वो किस तरह से चलेगी, जैसे हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर बात कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट। तो इस तरह से ये हमारी रहेगी प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी, ये हमारी प्रोसेस होगी कौन सी प्रोसेस, कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में एक बार फिर से देख लीजिए। कार्नोट साइकिल में हमने बात की कि किस तरह से साइकिल हमारा चलता है। तो साइकिल के अंदर क्या होगा, ये प्रेशर और ये हमारा कौन सा रहेगा, वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम यानी कि पीवी डायग्राम के अंदर हम कार्नोट साइकिल को ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये प्रोसेस चलेगी, यानी कि हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं, जब हो जाती है 1 से 2 की ओर। जब 1 से 2 की ओर प्रोसेस चल रही है वो हमारी कहलाती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 2 से 3 की ओर जब वो प्रोसेस जाएगी यानी कि नीचे की तरफ, वो हमारी प्रोसेस कौन सी होगी, वो कहलाएगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, या फिर आप बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इसी तरह हमारी प्रोसेस जब 3 से 4 नंबर की ओर जाएगी, ये हमारा 4 नंबर है, ये 3 है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, सॉरी आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसी तरह जब वो 4 से 1 नंबर की ओर जाएगी प्रोसेस, तो वो हमारी कहलाएगी एडियाबैटिक कंप्रेशन, या फिर आप बात कर सकते हो, इसको बोल सकते हो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, आइसेंट्रोपिक भी और आइडियाबैटिक भी, वो एक प्रोसेस बोल सकते हो, आइसेंट्रोपिक भी बोल सकते हो, और हमारी क्या बोल सकते हो इसको, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हम बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे में कि किस तरह से वर्किंग होती है, कैसे ये प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहले कार्नोट यानी कि साइकिल का नाम है कार्नोट। ये कार्नोट साइकिल का नाम किस तरह से पड़ा, तो जो कार्नोट साइकिल है इसके बारे में जो हमें बताया गया है, जो इसके बारे में स्टेटमेंट दी है, इसके बारे में सर्च की है, या फिर आप बोल सकते हो इस जो फाइंड आउट किया है कार्नोट साइकिल, वो किसने किया, वो एक क्या था, एक फ्रेंच का जो फ्रांस है वहाँ एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, कार्नोट। एक क्या साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, कार्नोट साइकिल था, जिसने 1824 यानी कि 1824 ईस्वी के अंदर, यानी कि जो हमारा ईयर था 1824, उसके अंदर उसने खोज की थी। किसकी खोज की थी, फाइंड किया था हमारा कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को फाइंड कब किया था, 1824 के अंदर। साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, जिसका नाम क्या था, कार्नोट। फ्रेंच साइंटिस्ट, नाम क्या था उसका, कार्नोट। कब उसने डिस्कवर किया था, 1824 में डिस्कवर किया था। और ये ऑपरेशन जो मतलब ये प्रोसेस है, ये ऑपरेट होता है रिवर्सिबल साइकिल के अंदर। इट इज ऑपरेटेड ऑन रिवर्सिबल साइकिल। इट इज ऑपरेटेड ऑन रिवर्सिबल साइकिल। ये हमेशा
हमेशा किस साइकिल पे ऑपरेट होता है, ये ऑपरेट होता है रिवर्सिबल साइकिल के, इसलिए इसको कार्नोट साइकिल बोल देते हैं। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कार्नोट साइकिल बोल देते हैं। इसके अंदर जो हम वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं इज सब्जेक्टेड टू 2 आइसोथर्मल और 2 हम यूज करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेसिंग। जो हम इसके अंदर यूज करते हैं वो क्या करते हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 हम यूज करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेसेस। ठीक है, एडियाबैटिक भी बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबैटिक या फिर क्या बोल सकते हो, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एक बार यहां तक देख लो, इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसकी एजम्पशंस के बारे में कि किस तरह से काम करती है, एजम्पशंस क्या होती है। उसके बाद वर्किंग के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप के बारे में। तो कार्नोट साइकिल के बारे में यहां तक पता लगा कि कार्नोट जो साइकिल है इसको डिस्कवर किसने किया था, फाइंड आउट किसने किया था। द कार्नोट साइकिल वाज फर्स्ट गिवन बाय, कार्नोट साइकिल जो पहली बार हमें बताया गया था वो बताया था फ्रेंच साइंटिस्ट था, जिस साइंटिस्ट का नाम था कार्नोट। उसने बताया था 1824 की ईस्वी के अंदर। और ये साइकिल जो कार्नोट साइकिल है ये रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर ऑपरेटेड होता है, इसलिए इसको कार्नोट साइकिल भी बोल देते हैं। कार्नोट साइकिल बोलते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर ऑपरेटेड होता है। इसके अंदर हम 2 प्रोसेसेस का यूज करते हैं, दो मतलब अलग अलग 2 प्रोसेसेस का यूज करते हैं। एक जो प्रोसेस हमारी कहलाती है वो होती है, हमारे पास 2 प्रोसेसेस होती हैं आइसोथर्मल की और 2 हमारे पास होती है एडियाबैटिक की, जहां फिर बोल सकते हो आइसेंट्रोपिक की प्रोसेसेस। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी वर्किंग के बारे में। ठीक है, फिर बात करेंगे जंक्शंस के बारे में, पहले बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। कार्नोट साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर, यानी कि फर्स्ट स्टेज हमारी है, जो स्टेप हमारा होगा फर्स्ट स्टेप, वो क्या है, 1 से लेके 2 के बीच में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1 से 2। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो रहेगा 1 से लेके स्टेज 2 तक, यानी कि फर्स्ट स्टेज पहली हमारी है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज यानी कि आइसोथर्मल। फर्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि इसको हम बोल देंगे 1 से लेके 2 वाली स्टेज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, या फिर हमारी फर्स्ट स्टेज कौन सी है, 1 से लेके 2 स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर जैसे कि बताया गया है कि हॉट बॉडी एट हाई टेम्परेचर अप्लाइड एट बॉटम सिलेंडर। जो हमारी हॉट बॉडी होती है उस बॉडी को हम अप्लाई कर देते हैं हमारी जो बॉटम सिलेंडर होता है, बॉटम सिलेंडर के नीचे, बॉटम सिलेंडर पे हम क्या करते हैं, हमारी हॉट बॉडी को अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर एक्सपेंड होती है। एयर एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हमारी एयर है वो एक्सपेंड होना शुरू कर देती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एयर एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि T1, जो हमारा T1 है, T1 के ऊपर क्या करेगी, एयर जो है वो एक्सपेंड होना शुरू कर देगी। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये मान लीजिए P1 है, इसी को मान लीजिए ये हमारा क्या कहलाएगा, T1 है। तो T1 के ऊपर क्या होगी, जो हमारी एयर है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। वो कहां से एक्सपेंड होगी, वो एक्सपेंड होगी V1 से लेके V2 तक। जो हमारी एयर है, एयर एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 फ्रॉम, कहां से लेके, फ्रॉम V1 टू V2। पता लगा कि जो हमारी एयर है, इस एयर पे, इस टेम्परेचर पे वो क्या करेगी, एयर हमारी एक्सपेंड होना शुरू कर देगी, यानी कि वो एक्सपेंड होगी 1 से लेके 2 तक, यानी कि एक्सपेंड होगी हमारा, ये पॉइंट था V1 से लेके V2 तक हमारी एयर क्या होगी, एक्सपेंड होगी। वही हमने लिखा है, एयर एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 फ्रॉम V1 टू V2 तक, यानी कि V1 से लेके V2 तक क्या थी हमारी एयर, जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, हमारी एयर क्या होगी, एक्सटेंड होगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड स्टेज के बारे में। ये तो हमारी फर्स्ट स्टेज हुई, अब हम बात करते हैं दूसरी स्टेज के बारे में, सेकंड स्टेज। पहली स्टेज के अंदर जस्ट इतना होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारी जो एयर है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होकर V1 से कहां पे चला जाएगा, V2 तक चला जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज हमारी कौन सी है? आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हमारी क्या है सेकंड स्टेज? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन या फिर इसको बोल सकते हैं 2 से 3 नंबर। ये हमारी कौन सी कहलाती है? 2 से 3 तक की, 2 से 3 तक की स्टेज है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है? देयर इज नो फ्लो टेक प्लेस, जो भी हमारा हीट का टेक प्लेस नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है? द एयर एक्सपेंड एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम टेम्परेचर फॉल फ्रॉम T2 से T3 तक, यानी कि जो टेम्परेचर है वो हमारा T2 से T3 तक क्या होता है? नीचे की ओर फॉल करना यानी कि गिरना शुरू हो जाता है। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? द एयर एक्सपेंड एट, इसके अंदर क्या होता है? द एयर एक्सपेंड, एयर क्या होगी? इसके अंदर भी एक्सपेंड होगी। द एयर एक्सपेंड एट एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली, जो हमारा एडियाबैटिकली है एयर होना क्या हो जाएगी? एक्सपेंड होना शुरू कर देगी। एक्सपेंड एंड टेम्परेचर फॉल फ्रॉम T2 टू T3, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा टेम्परेचर, इसके अंदर क्या होगी? तो एयर है वो एक्सपेंड होना शुरू होगी। एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी एयर है, जो टेम्परेचर है वो T2 से नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। वही हमने लिखा टेम्परेचर फॉल फ्रॉम T2 T3, यानी कि 2 से लेके 3 की ओर टेम्परेचर क्या आना शुरू हो जाएगा? नीचे आना शुरू हो जाएगा। और हमारी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी V2 से V3 की। वॉल्यूम भी कहां चली जाएगी? V2 से V3 की ओर। वॉल्यूम भी हो जाएगी V2 से V3। वॉल्यूम भी कैसे जाएगी? V2 टू V3। वॉल्यूम भी आगे जाएगी V2 से V3 पे चलेगी। पहले V1 थी, V1 से V2 पे आई, V2 से इंक्रीज हो जाएगी V3 पे चली जाएगी। इसी प्रकार टेम्परेचर हमारा नीचे जाएगा डाउन में, T2 से टेम्परेचर आ जाएगा हमारा T3 तक। ये तो हमने बात की हमारी 2 स्टेज के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेज के बारे में। कार्नोट साइकिल के अंदर हम बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेज के बारे में कि थर्ड स्टेज क्या है। बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज यानी कि आइसोथर्मल, थर्ड स्टेज के अंदर हमारी क्या हो जाएगी? आइसोथर्मल कंप्रेशन। थर्ड स्टेज यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी कि 3 से लेके 4। तो देखो 3 से लेके 4 स्टेज के अंदर क्या हो रहा है? 3 से लेके 4 स्टेज के अंदर क्या हो रहा है? द एयर इज कंप्रेस्ड। पहले तो क्या हो रहा था? पहले स्टेज पे और दूसरी स्टेज पे, दोनों स्टेज में क्या हो रहा था? एयर एक्सपेंड हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? थर्ड से लेके फोर्थ की स्टेज में जो एयर है वो कंप्रेस्ड होना शुरू कर देगी कि द एयर इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे एयर एक्सपेंड होगी, जिसकी वजह से वो क्या जाएगी? एक्सपेंड T3 फ्रॉम V3 से लेके V4 पे। वो V3 से कहां पे आ जाएगी? V4 पे। इसके अंदर क्या लिखेंगे? द एयर कंप्रेस्ड, द एयर कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T3 from V3 to V4, यानी कि V3 से V4 तक एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एयर कंप्रेस्ड होना शुरू कर देगी। कंप्रेस्ड होगी तो वॉल्यूम कहां से आ जाएगी? V3 से डिक्रीज होकर वॉल्यूम कहां चली जाएगी? V4 पे चलेगी, V4 पे चली जाएगी। और जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर 3 इज इक्वल टू टेम्परेचर 4, यानी कि टेम्परेचर 3 और टेम्परेचर 4 क्या रहेगा? इक्वल रहेगा हमारी इस प्रोसेस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में। फोर्थ स्टेज हमारी कौन सी है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन फोर्थ स्टेज हमारी कौन सी कहलाएगी? एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी कि 4 से लेके 1। तो देखो 4 से 1 प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि द कंप्रेशन प्रोसेस फॉलोज
रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ड्यूरिंग व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम T4 टू T1, यानी कि जब हम बात करेंगे हमारी एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में, फोर्थ स्टेज के बारे में, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ हमारा क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो रेज करना शुरू कर देगा। जब हम बात करते थे 2 से 3, यहाँ पे डाउन यानी कि नीचे की ओर आना शुरू करता है, लेकिन 4 से 1 की ओर हमारा टेम्परेचर रेज करना शुरू कर देता है, वो 4 से जाता है 1 की ओर। तो क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस, की जो हमारी लास्ट प्रोसेस है इसके अंदर क्या होगा, इन दिस प्रोसेस temperature raised, in this process temperature raised from T4 to T1, कि जो हमारा टेम्परेचर है T4 से T1 की ओर जाना शुरू हो जाएगा, T4 से T1 की ओर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने बात की कार्नोट साइकिल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे एजम्पशंस के बारे में। तो पहले हम एक्स के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि शॉर्ट में हमने ड्रॉ किया कार्नोट साइकिल यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, हमने प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ किया, हमने प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ किया। इसके अंदर ये हमारी प्रोसेस चलेगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि पहली 1 से लेकर 2 स्टेज तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, 2 से 3 तक हमारी एडियाबैटिक एक्सपेंशन या फिर आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन, 3 से 4 तक जो हमारी प्रोसेस होगी वो हमारी कहलाएगी आइसोथर्मल कंप्रेशन, 4 से 1 वो हमारा होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हमने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना दिया। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहली स्टेज के बारे में। इसका जो डिस्कवर किया था, जब फाइंड आउट किया था, जब बोल सकते हैं जो हमने पहली बार कार्नोट साइकिल हमें दिया था, वो दिया था फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्नोट, उसने दिया था 1824 ईस्वी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर ये एक रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर काम करता है। जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, तो उसके अंदर क्या होगी, हमारी वॉल्यूम जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, V1 से पहुंच जाएगी V2 के ऊपर। वॉल्यूम क्या होगी, V1 से V2 पे आ जाएगी, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे ऊपर। 2 से 3 के अंदर क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो फॉल यानी कि नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा गिर जाएगा 2 से 3 पे, यानी कि T2 से T3 पे हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन की, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि T3 पे ऊपर जो हमारी वॉल्यूम होगी वो क्या आ जाएगी, V3 से वॉल्यूम चली जाएगी V4 के ऊपर, वॉल्यूम V3 से आ जाएगी V4 के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में, तो फोर्थ स्टेज हमारी है 4 से लेके 1, यानी कि एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो रेज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर हमारा कहां से आएगा, T4 से T1 के ऊपर चला जाएगा। वही हमने लिखा है, टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाएगा हमारी फोर्थ स्टेज के अंदर, यानी कि वो पहुंच जाएगा T4 से T1 के अंदर। तो ये तो हमने बात की कार्नोट साइकिल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे अजम्पशंस के बारे में, कि कार्नोट की कुछ अजम्पशंस है, कि क्या क्या अजम्पशंस होती है कार्नोट की, या फिर आगे हम बात करेंगे ऑटो साइकिल के बारे में, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के बारे में, वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।